A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it never passes into nothingness. नमस्कार, मैं हूँ वस्त्राज और आज हम लोग ऐसे पोएट की बात करने जा रहे हैं जिसे ज़िंदगी ने अगर शायद थोड़ा सा वक्त दिया होता तो अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे इन्फ्लुएंशियल पोएट बनकर के आगे आता। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में लंदन के मोरगेट में। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1795, आज 31 अक्टूबर 2022 को जॉन कीट्स के जन्म के 227 साल हो गए, यानी 227th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए थे, उसी साल जब लेक डिस्ट्रिक्ट में सैमुअल टेलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली मुलाकात हुई थी और वो लोग वहाँ रहने लग गए थे और बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो रोमांटिक एरा की फर्स्ट जनरेशन के थे, फर्स्ट वेव के थे, जबकि जॉन कीट्स, पीबी शेली, वॉल्टर स्कॉट जैसे कई सारे महान लेखक और पोएट्स वो सेकंड जनरेशन यानी सेकंड वेव ऑफ रोमांटिक एरा में आए थे। हालांकि जॉन कीट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट माना जाता है, यानी कि रोमांटिक एरा का आखिरी पोएट। उसके साथ साथ ये सेकंड वेव ऑफ रोमांटिक एरा के सबसे महान और सबसे इम्पैक्टफुल पोएट के तौर पर निकल कर आया है। सिर्फ 25 साल की छोटी सी जिंदगी, और उस 25 साल की जिंदगी में जॉन कीट्स ने लिटरेचर की दुनिया में कुछ ऐसा किया, कल्पना के कुछ ऐसे घोड़े दौड़ाए कि शायद उस लेवल तक पहुंच पाना आने वाले वक्त में किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। खैर, तो जॉन कीट्स की जो जिंदगी थी वो ना सिर्फ छोटी थी बल्कि दुखों से और ट्रेजेडी से भरी हुई थी। हम लोग देखते हैं आगे कि क्या कुछ हुआ उनकी जिंदगी में। सन 1803 जब जॉन कीट्स महज 8 साल के थे तो उनके पिता की डेथ हो गई। एक घोड़े पे वो सवार थे और वो उस पर से गिरे, हेड इंजरी हुई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद उनको जॉन क्लार्क नाम के एक ट्यूटर के पास भेजा गया जहाँ पे वो पढ़ते थे। जॉन क्लार्क का एक बेटा था, चार्ल्स क्लार्क, जिसके साथ जॉन कीट्स की दोस्ती हुई। ये वही चार्ल्स क्लार्क था जिससे मिलने के बाद जॉन कीट्स के अंदर वो लिटरेरी टैलेंट पनपना शुरू हुआ। वो वक्त जो बचपन का उसने चार्ल्स क्लार्क के साथ गुजारा, शायद उसी ने उसके अंदर एक इम्पैक्टफुल पोएट की रचना की। अब 1803 में पिता की डेथ के बाद जॉन कीट्स की पढ़ाई उसके ट्यूटर जॉन क्लार्क के यहाँ होना शुरू हो गई और उसके तुरंत बाद उसकी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली। दुखों की शुरुआत हो चुकी थी जॉन कीट्स की ज़िंदगी में। माँ ने शादी की, लेकिन कुछ ही साल बाद जब जॉन कीट्स महज 15 साल का था तो उसकी माँ की मौत हो गई ट्यूबरकुलोसिस से। मैं आपको बता दूं कि 25 साल की एज में जॉन कीट्स की भी मौत ट्यूबरकुलोसिस से ही हुई थी। हम लोग आगे उसके डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन सन 1809 में जब जॉन कीट्स केवल 15 साल का था तो उसकी माँ की डेथ हुई ट्यूबरकुलोसिस से, और उसके साथ उसने एक सर्जन के यहाँ, एक डॉक्टर के यहाँ जिसका नाम था सर्जन हैमंड, उसके यहाँ एक अप्रेंटिस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जॉन कीट्स वहाँ पे रहते रहे, पढ़ाई करते रहे, काम करते रहे एक मेडिकल अप्रेंटिस के तौर पे, लेकिन उनके अंदर का पोएट वो पनप रहा था। जो चार्ल्स क्लार्क के साथ बच्चा खेला करता था वो धीरे धीरे एक रोमांटिक पोएट बन रहा था। 1813 में जॉन कीट्स की पहली वर्स आई, पहली पोएटिक वर्क, जिसका नाम था इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। उस जमाने के जितने भी पोएट्स थे उनका एक ट्रेंड हुआ करता था कि वो अपने से प्रीवियस जनरेशन के किसी महान या किसी रिप्रेजेंटेटिव पोएट के फ़ैन हुआ करते थे, उससे इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, इसलिए उससे रिलेटेड पोएम्स लिखते थे या उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म लिखते थे। जॉन कीट्स के साथ ऐसा नहीं था। जॉन कीट्स अपनी से पहली वाली जनरेशन से भी पहली वाली जनरेशन में पहुंच गए थे। जी हाँ, एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन एरा के एक पोएट थे, उनके फ़ैन थे जॉन कीट्स, और इसलिए उन्होंने इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर नाम की पहली अपनी वर्स किताब लिखी, द पोएटिक वर्क, द फर्स्ट पोएटिक वर्क ऑफ जॉन कीट्स, 1813 में। उसके बाद जॉन कीट्स की ज़िंदगी आगे चलती रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। आगे चल के जब वो लगभग 17-18 साल के थे तो उनकी मुलाकात हुई फैनी ब्राउन से, उनकी ज़िंदगी का पहला प्यार फैनी ब्राउन, उनकी लेडी लव। दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन आगे चल के फैनी ब्राउन ने उन्हें डिश कर दिया, क्या कह के कि तुम्हारी हाइट बहुत कम है। तो ये एक झटका था जॉन कीट्स की ज़िंदगी में, एक बड़ा दुख जिससे वो उबर नहीं पा रहे थे।
उसके बाद जॉन कीट्स की ज़िंदगी में एक और महिला की एंट्री हुई जिसका नाम था इज़ाबेल जोन्स। हालांकि इज़ाबेल जोन्स को फैनी ब्राउन से भी पहले से जानते थे, यानी वो उनकी फ्रेंड थी। लेकिन फैनी ब्राउन के साथ ब्रेकअप होने के बाद, प्रेम टूटने के बाद, इज़ाबेल जोन्स के साथ जॉन कीट्स की मित्रता बहुत क्लोज हो गई और उनकी मुलाकातें बढ़ने लग गईं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला नाता हो गया और उनके बीच में सेक्सुअल मीटिंग्स होने लग गईं। इज़ाबेला जोन्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा जॉन कीट्स ने। इस दौरान उनकी उम्र 18-19 साल हो चुकी थी और साल आ गया था 1818। 1818 में उन्होंने इज़ाबेला नाम की पोएम भी लिखी और वहाँ से उनका पोएटिक करियर एक परवान चढ़ने लग गया एक तरीके से। और उन्होंने सन 1817 से लेकर के 1820 के बीच में अपनी ज़िंदगी की लगभग सारी पोएम्स लिखी। इस दौरान सन 1819 में ही उनके साथ एक और बड़ा हादसा हुआ और वो हादसा था उनके बड़े भाई की डेथ। जॉन कीट्स का एक भाई, उसकी भी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई। उस जमाने में ट्यूबरकुलोसिस को बल्कि आज भी कंजम्पशन कहा जाता था। कंजम्पशन एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर से कंज्यूम कर लेती है, खा जाती है। कंजम्पशन का शिकार हुई उनकी माँ, उनका भाई और फिर 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स। 1819 में उनके भाई की मृत्यु से एक साल पहले 1818 में जॉन कीट्स एक वॉकिंग टूर पे निकले थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, जिस लेक डिस्ट्रिक्ट का जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया था कि जहाँ पे 1795 जॉन कीट्स के बर्थ के समय पे उनके उसी साल में वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपने पहले शुरुआती पोएटिक वर्क्स लिखना शुरू किए थे। तो 1818 में लेक डिस्ट्रिक्ट में निकलते हैं जॉन कीट्स एक वॉकिंग टूर पे, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। और वो कॉलरिज जो रोमांटिक एरा के सबसे महान पोएट थे, जो एक बैकबोन थे, स्पाइन थे पूरे रोमांटिक एरा के, वो कॉलरिज जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज जॉन कीट्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे वो एस.टी. कॉलरिज से मिले और कॉलरिज से मिलने के बाद वॉकिंग टूर में लगभग 2 मील उनके साथ चले और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पोएटिक इन्फ्लुएंस पड़ा उनका। तो इस तरीके से जॉन कीट्स धीरे धीरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनके साथ ट्रेजेडीज़ होती रहीं और उन ट्रेजेडीज़ का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। साल 1819 जॉन कीट्स की ज़िंदगी का सबसे पेचीदा और सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उस साल बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स लिखी। जॉन कीट्स की इज़ाबेला जोन्स के साथ जब मुलाकात हुई और उनकी सेक्सुअल मीटिंग्स उनके साथ बढ़ी, उसी दौरान धीरे धीरे जॉन कीट्स को भी टीबी की बीमारी पकड़ने लग गई और धीरे धीरे करके उनका इलाज चालू हो गया। उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप यूके में मत रहिए और बल्कि किसी गर्म इलाके में चले जाइए, और डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आप रोम चले जाइए, जिसके बाद जॉन कीट्स रोम में जाकर के रहने लग गए। यहाँ पे आपको बता दूँ कि पीबी शेली की भी उसी दौरान इलाज चल रहा था ट्यूबरकुलोसिस का ही, और उनको भी डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इंग्लैंड छोड़ दीजिए और आप इटली चले जाइए, किसी गर्म जगह पे चले जाइए, और वो भी वहीं जाकर के इटली में ही रहने लग गए थे। और उन पीबी शेली ने एक लेटर लिखा था जॉन कीट्स को और बुलाया था कि मेरे पास आकर के रहो, लेकिन जॉन कीट्स ने ऐसा नहीं किया। वो दूसरी जगह जा कर के रहने लग गए थे। इसकी भी एक वजह थी, इसलिए क्योंकि पीबी शेली के बारे में ये फेमस था लिटरेरी दुनिया में कि वो एक बहुत ही थैंकलेस किस्म के इंसान थे, एक बहुत ही बदमिजाज बदतमीज़ किस्म के इंसान थे। तो जॉन कीट्स उनके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। उसके डिटेल्स में फिर कभी जाएंगे जब पीबी शेली के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यानी कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एस.टी. कॉलरिज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और पीबी शेली के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे जितने भी अलग अलग महान पोइट्स और राइटर्स होते रहे, हम एक एक करके उनके ऊपर जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स के बारे में उनके दोस्तों का कहना है कि वो एक बहुत ही वॉलेटाइल नेचर के इंसान थे, बहुत ही इम्पल्सिव किस्म के इंसान जो हमेशा एक्सट्रीम पे रहा करते थे, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं या फिर बहुत खुश हैं। वो बैलेंस्ड बहुत कम रहते थे। जॉन कीट्स के ऊपर उनकी बीमारी का उनके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लग गया। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो ड्रेन होने लग गया कहीं ना कहीं।
उनकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ में भी कमी आने लग गई और वो मास्टरबेशन की लत में पड़ गए उसी दौरान। इजाबेला जोन्स के साथ भी उनकी दूरी हो चुकी थी क्योंकि उनको कंजम्पशन हो चुका था, ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था। तो आमतौर पे इसके पेशेंट्स को कहा जाता है कि लोगों के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में कम आए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जॉन कीट्स जाकर के रोम में रहने लग गए। उस दौरान 1819 में जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स लिखी। भाई की मौत के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने ओड टू द नाइटिंगेल लिखी, जो उनकी सबसे महान पोएम्स में से एक थी। ओड टू द नाइटिंगेल एक नाइटिंगेल को पेड़ पर बैठ करके गाता हुआ देख करके उनको तुरंत आइडिया आया और उसके कुछ ही घंटों के अंदर ये महान पोएम निकल करके बाहर आई। एक खास बात जॉन कीट्स की ज़िंदगी की ये है कि वो किसी भी चीज़ को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते थे और किसी भी चीज़ को देख करके कोई महान पोएम लिख देते थे। किसी भी पोएट के लिए, एक पोएट की हैसियत से ही आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पोएट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने एक ग्रीसियन अर्न देखा तो उन्होंने ओड लिख दी टू द ग्रीसियन अर्न, और उसका इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन किया। एक लॉर्ड के घर गए हुए थे, एक नोबेल के घर, और वहाँ पे उनको वो बर्तन रखा हुआ दिखाई पड़ा, ग्रीक पेंटिंग बनी हुई थी उसके ऊपर। वो उस ग्रीक पेंटिंग का रहस्य जानना चाहते हैं जॉन कीट्स, और उनकी कल्पना उस कविता में छलक करके आई है। उसके साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ला बेल डैम सैंस मर्सी। ये पोएम ला बेल डैम सैंस मर्सी जो थी वो थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल एलिगरी थी। वो उन्होंने लिखा था फैनी ब्राउन के ऊपर। फैनी ब्राउन जो उनका पहला प्यार, जिन्होंने शुरुआत में जॉन कीट्स को सपोर्ट किया लेकिन बाद में उन्हें डिच कर दिया ये कह के कि तुम्हारी हाइट कम है, और उसकी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इस बात से बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रभावित हुए थे जॉन कीट्स, इसलिए उन्होंने इस पोएम को लिखा। और बहुत ही बेहतरीन पोएम है जिसमें बताया जाता है कि एक योद्धा था जिसे एक खूबसूरत औरत मिली, वो उसे अपने केव में ले गई, उसके साथ रोमांस किया, और उसके बाद फिर वो सो गया। नींद में उसे लोग दिखाई पड़े, राजा दिखाई पड़े, जिन्होंने बोला कि बहुत ही दगाबाज औरत है और ये तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और जब उसने आँख खोली उस योद्धा ने तो वो ढूंढता रह गया उस औरत को, और वो औरत नहीं मिली, वो खूबसूरत औरत। ये फैनी ब्राउन के बारे में कहना चाह रहे थे जॉन कीट्स। उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी दे करके फैनी ब्राउन उन्हें ठिगना बोल करके चली गई। खैर, ये ट्रेजेडीज़ की शुरुआत थी। फिर आगे बहुत सारी तकलीफ़ें आई। जॉन कीट्स की बीमारी का जो वक्त था वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बदतर समय था। जब रोम में जाकर के रहने लग गए जॉन कीट्स तो वहाँ पे उनका एक दोस्त था उनके साथ, नाम था जोसेफ सेवर्न। ये वो आदमी है जिसने जॉन कीट्स की ज़िंदगी में एक ऐसा रोल प्ले किया जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। जॉन कीट्स के आखिरी के सालों में जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे तब जोसेफ सेवर्न उनके साथ रहा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी केयर किया करते थे, उन्हें नर्स किया करते थे। जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा बीमार थे। हालात ये थे कि उनके पेट में भयंकर दर्द हुआ करता था और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इन्फेक्शन फैलता जा रहा था कंजम्पशन का, और धीरे धीरे करके उनकी शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उनके साथ कई दफ़े ऐसा भी हुआ था कि दर्द की वजह से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन जोसेफ सेवर्न हमेशा उनकी सेवा करता रहा, उनको बचाता रहा। जॉन कीट्स जब बहुत ज़्यादा बीमार थे टीबी की वजह से, तो कई बार वो जब सोने के बाद उठते थे तो वो उठने के बाद रोने लगते थे, ये देख करके कि वो अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि सोते वक्त वो ये उम्मीद करते थे कि शायद नींद में ही वो चल बसेंगे और उनको इस तकलीफ़ से मुक्ति मिल जाएगी। आखिरी में 23 फरवरी 1821 को वो दिन आया जब वाकई में जॉन कीट्स की सांस टूटी। उस वक्त वो जोसेफ सेवर्न की गोद में थे और जोसेफ सेवर्न बहुत घबराया हुआ था, और जॉन कीट्स उसकी तरफ देख करके बोलते हैं कि डरो मत सेवर्न, वो वक्त आ गया है जब मुझे आज़ादी मिलने वाली है मेरी तकलीफ़ों से, इन सभी चीज़ों से। तो इस तरीके से जॉन कीट्स ने महज 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने ज़िंदगी को, दुनिया को 61 सोनेट्स की एक ऐसी विरासत दी जो इंग्लिश लिटरेचर में आज तक चल रही है, और अंग्रेज़ी साहित्य के पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, वो सब जॉन कीट्स को पढ़ते हैं और सराहते हैं। जॉन कीट्स रोमांटिक एरा का सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे कमाल का और सबसे कम उम्र का पोएट जिसकी मौत हुई एक दुखद तरीके से, लेकिन इम्पैक्टफुल और बहुत ही खूबसूरत। तो ये थी छोटी सी कहानी जॉन कीट्स की। आगे आने वाले वक्त में हम लोग ऐसे बहुत सारे पोएट्स की बात करेंगे। आज इनकी 227वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए इनके ऊपर वीडियो बनाया।
आप किसी और पोएट, राइटर या किसी भी ऐसी चीज़, किसी बुक, किसी पर्टिकुलर पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। करता रहूँगा आपसे बहुत सारी दिलचस्प बातें, अंग्रेज़ी साहित्य के बहुत सारे रहस्य जिनके बारे में हमें आमतौर पे बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता। हम लोग इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेके आता रहूँगा बहुत सारी जानकारियाँ। धन्यवाद।